हेलो एवरीवन, मेरा नाम है तुषार सिसोदिया। एक बार आपका फिर से स्वागत है नीट एस्पिरेंट्स में, जिसमें कि आज हम लोग क्लास 12th में केमिस्ट्री चैप्टर फर्स्ट जो है सॉलिड स्टेट उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन हम कवर करेंगे। और इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग इंटेक्स्ट, एग्जाम्पलर और यहाँ तक कि जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है वो बहुत आसानी से आप लोग कर लोगे। तो शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से चलेंगे। बिल्कुल सॉलिड स्टेट, हमारे चैप्टर का जो नाम है वो है सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट को हिंदी में कहते हैं ठोस अवस्था। अच्छा, क्लास 9th में आप लोगों ने एक मैटर पढ़ा होगा, जो पहला ही चैप्टर था शायद 9th क्लास का, मैटर इन आवर सराउंडिंग। तो उसमें आपने मैटर के बारे में पढ़ा होगा कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस एंड हैज मास इज कॉल्ड मैटर। इस अर्थ पे कोई भी ऐसी चीज या ऐसी वस्तु जो जगह घेर रही हो और उसके पास अपना खुद का वजन हो, वो मैटर कहलाता है। ये आपने 9th में पढ़ा होगा। उसी क्लास में आपने ये भी पढ़ा होगा कि मैटर की 3 स्टेट होती है फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। तो उन्हीं फिजिकल स्टेट्स के अंदर एक पहली स्टेट थी सॉलिड स्टेट। उसी सॉलिड स्टेट को 12th में ब्रॉडली बताया गया है, उसके बारे में यही जो तुम्हारा चैप्टर बना दिया गया है। मैटर की जो पहली फिजिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे जो स्टेट बताई गई है वो है सॉलिड स्टेट। ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी कहती है कि सॉलिड जो चीजें होती हैं, जो सॉलिड चीजें होती हैं, उनके पास अपना डेफिनाइट शेप होती है। आकार जो होता है वो निश्चित आकार होता है ना। डेफिनाइट शेप, वॉल्यूम, उनका जो वॉल्यूम होता है वो फिक्स होता है। डेफिनाइट वॉल्यूम होता है, डेफिनाइट शेप होती है और डेफिनाइट साइज। जैसे कि अगर मैं एक एग्जांपल के थ्रू हम समझें, जैसे कि ये मार्कर जो है ये सॉलिड स्टेट है, ये सॉलिड है, तो इसका जो आकार है, जो इसकी साइज है, जो इसका साइज है, इसको मैं यहां रखूं, इस धरती पे रखूं, आकाश में रखूं, पानी में रखूं, एयर में रखूं, कहीं भी रखूं, इसका जो साइज है वो डेफिनेट रहेगा। इसका जो वॉल्यूम है वो भी फिक्स्ड रहेगा और इसका जो साइज है वो भी डेफिनेट रहेगा। तो सॉलिड्स की ये कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है कि उनकी डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम और डेफिनेट साइज होता है। ये हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग पढ़ रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट्स की क्या क्या इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है जो उन्हें लिक्विड से और गैस से अलग करती हैं। भाई कुछ तो प्रॉपर्टीज अलग होंगी तभी तो उनको क्लासिफाई किया गया है। एक को सॉलिड बोला गया है, एक को लिक्विड बोला गया है, एक को गैस बोला गया है। तो अपनी अपनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज होती है। उनमें पहली प्रॉपर्टी है कि इनके पास डेफिनेट शेप होती है, डेफिनेट वॉल्यूम होता है और डेफिनेट इनका साइज होता है। अच्छा, दूसरा इनका जो हम कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो जैसे कि अगर मैं तुमसे बात करूं कि ये एक सॉलिड कोई भी चीज है, मान के चलो कोई भी एक वुडन बॉक्स है, कोई भी लकड़ी का कोई भी एक, तुम इसको कोई भी लकड़ी का एक पार्ट मान सकते हो। तो इसके अंदर क्या होंगे? एटम्स होंगे। मैटर की सबसे छोटी अवस्था, छोटी इकाई एटम होती है। एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। हर चीज जो भी मैटर होती है वो एटम से मिलकर बनी हुई होती है। तो ये जो सॉलिड स्टेट होगी ये भी एटम से मिलकर बनी हुई होगी। तो मैं इसके अंदर एटम बना देता हूं। देखो ये इसका एटम्स है, ये क्या है? सॉलिड के अंदर मैंने क्या बना दिए? एटम्स बना दिए। और ये पूरी क्या है? सॉलिड स्टेट। कोई भी एक चीज सॉलिड है तो इसके अंदर ये क्या है? एटम्स है। मैं लिख देता हूं ये क्या है? एटम्स। ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर सॉलिड स्टेट के अंदर जो भी सॉलिड चीज होती है उनके अंदर देखो ये एक एटम है, ये एक एटम है और ये एक एटम है। तो इनके बीच में जो डिस्टेंस है
इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। इसके बीच की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस। कैसी है, कम है या ज्यादा है? सॉलिड में इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कम है या फिर ज्यादा है? इसमें क्या है, कम दिख रही है ना, बहुत पास पास है, एटम्स बहुत पास पास अरेंज हैं। तो इंटरमोलिकुलर जो डिस्टेंस होती है वो क्या होती है, आर शॉर्ट, बहुत कम होती है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कैसी होती है, दो एटम्स के बीच में जो जगह होती है वो कम होती है, इसको ही बोलते हैं इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस आर शॉर्ट। तो ये दूसरी प्रॉपर्टी हो गई, बहुत आसान प्रॉपर्टीज है, कोई बड़ी बात नहीं है इनमें। अभी हम प्रॉपर्टीज देख रहे हैं सॉलिड की कि क्या क्या विशेषताएं सॉलिड के पास होती हैं। तीसरा हम बात करें तो देखो ये एटम्स हैं, ये एटम्स जब एक सॉलिड के अंदर अरेंज है तो इनके बीच में एक फोर्स भी होगा जो कि इनको आपस में अट्रैक्ट कर रहा होगा, आपस में एक दूसरे से बंधे हुए हैं एटम्स, तो इनके बीच में जो फोर्स होती है उसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स। दो एटम्स के बीच में जो फोर्स उसको पकड़ के रख रही है उस फोर्स को बोलते हैं इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स। अच्छा, इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसी होगी, बहुत स्ट्रांग होगी, बहुत स्ट्रांग होगी। इसीलिए ये जो स्टेट है ये सॉलिड स्टेट है, ठोस है, तो इनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे होंगे, आर स्ट्रांग। स्ट्रांग फोर्स है तभी इनके बीच में दूरी कैसी होगी, कम होगी। इनके बीच में फोर्स ज्यादा है तभी इनके बीच में जो दूरी है वो कम है। इंटरमोलिकुलर डिस्टेंस कैसी होगी, कम होगी। क्यों? क्योंकि उनके बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स कैसे होते हैं, ज्यादा होते हैं। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट प्रॉपर्टी, जो सॉलिड्स होते हैं, सॉलिड्स के जो एटम होते हैं, एटम्स कैन ओनली oscillate about their mean position. Atoms can only oscillate about their mean position. ये सभी कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगी। ठीक है, तो हम एनसीईआरटी को कवर अप करके ही चलेंगे। इसका मतलब क्या है कि एटम्स जो होते हैं वो कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन। देखो ये जो एटम है ये सिर्फ टेम्परेचर देने पे यहां से सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है अपनी पोजीशन पे, ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन अपनी पोजीशन को छोड़ के नहीं जा सकता। समझना ध्यान से, ये एटम है, ये एटम को हीट करने पे ये यहां से निकल के नहीं जा सकता, ये सिर्फ अपनी मीन पोजीशन पे ऑसिलेट कर सकता है, वाइब्रेट कर सकता है, सिर्फ वाइब्रेट कर सकता है, अपनी जगह को छोड़ के नहीं जा सकता। इसीलिए सॉलिड्स में जो एटम्स होते हैं कैन ऑसिलेट अबाउट देयर मीन पोजीशन, अब सिर्फ अपनी पोजीशन पे क्या कर सकते हैं, ऑसिलेट कर सकते हैं, उस जगह को छोड़ के नहीं जा सकते। ये इनकी एक प्रॉपर्टीज सॉलिड की होती है। नेक्स्ट, सॉलिड्स जो होते हैं, सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। एक बार ये वीडियो देखने के बाद मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे कि एक बार एनसीईआरटी लाइन टू लाइन जरूर पढ़ें। एक बार एनसीईआरटी ही मेन है। अभी आप लोग 12th में आए तो मैं आपको बता देता हूं, एनसीईआरटी से बाहर आपको कुछ नहीं पढ़ना है। एनसीईआरटी के इंटेक्स्ट, एग्जाम्पल और एक्सरसाइज कंप्लीट, सिर्फ इतना ही पढ़ना है हमें। और एनसीईआरटी की बिल्कुल लाइन टू लाइन हमें एक एक वर्ड पढ़ना है। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रिजिड होते हैं। रिजिड का मतलब है कठोर। तो कठोर होते हैं, क्यों होते हैं? क्योंकि इनके एटम्स कैसे होते हैं, बहुत पास पास होते हैं। और इनकम्प्रेसिबल मतलब इनको आप कंप्रेस नहीं कर सकते। जैसे कि आपने देखा होगा गैस को कंप्रेस किया जा सकता है। अगर किसी बलून में अगर गैस भरी हुई है तो आप उसको कंप्रेस कर सकते हो, दबा सकते हो, लेकिन ठोस को आप या सॉलिड को आप दबा नहीं सकते हो। तो सॉलिड्स आर रिजिड एंड इनकम्प्रेसिबल। ठीक है, तो ये सिर्फ कुछ 5 प्रॉपर्टीज आपको पढ़नी है सॉलिड स्टेट के बारे में। अब आपको आइडिया लग गया होगा कि सॉलिड्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है, किसको हम सॉलिड बोलते हैं, और लिक्विड भी और गैस से कैसे ये अलग है। ठीक है, अच्छा एक मैं आपको जनरल प्रॉपर्टी बता देता हूं कि जो
लिक्विड और गैस होते हैं उनको फ्लूइड्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फ्लूइड कहा जाता है। क्यों? क्योंकि उनके अंदर फ्लूइडिटी होती है। आपने देखा होगा वो एक जगह से दूसरी जगह तक मूव कर जाते हैं। जैसे कि अगर आपने गैस देखी हो तो गैस अगर कभी ज्यादातर सिलेंडर्स में होती है तो सिलेंडर्स जब खोले तो एक गैस जो होती है एक जगह से दूसरी जगह तक अपने आप चले जाती है। पानी भी एक जगह से दूसरी जगह तक फैल जाता है। लेकिन सॉलिड्स जो होते हैं कभी फ्लूइडिटी शो नहीं करते, इसीलिए गैस और लिक्विड को हम फ्लूइड्स कहते हैं, जबकि सॉलिड को हम फ्लूइड के अंदर नहीं रखते। तो ये हो गया अभी तक बेसिक बातें। अब हम चैप्टर के अंदर एंटर करेंगे और हम देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड्स कितने तरह के होते हैं? ये जो सॉलिड स्टेट है इनकी ये प्रॉपर्टीज तो है, लेकिन ये कितने तरह के अब सॉलिड होते हैं? तो मेनली हम दो तरह के सॉलिड्स पढ़ते हैं, एक क्रिस्टलाइन सॉलिड और एक अमरफस सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है और हम शुरू करते हैं। आप लोग इसे नोट भी कर सकते हो। वैसे ये सब चीज एनसीईआरटी में ऑलरेडी दे रखी है। मैं इसको मिटा देता हूं अभी। नेक्स्ट, आप लोग एनसीईआरटी अपने पास ही रखें और उसमें देखते चलें कि कौन कौन से टॉपिक्स जो है वो चल रहे हैं। नेक्स्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट कितने तरह का होता है? तो सॉलिड्स मैंने आपको बताया दो तरह के सॉलिड्स होते हैं। एक होता है पहला हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड। पहले इसी के बारे में बात कर लेते हैं कि ये क्या होता है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, देखो जितने भी ये क्या है, एक मैटर ही तो है भाई। सॉलिड क्या है? मैटर का ही तो पार्ट है। और ये किससे मिलकर बना हुआ होगा? एटम से मिलकर बना हुआ होगा, क्योंकि मैटर किससे बना हुआ होता है? एटम से मिलकर बना हुआ होता है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है? एक डेफिनाइट अरेंजमेंट होता है। एक डेफिनाइट अरेंजमेंट होता है। किसका होता है? ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। एक डेफिनाइट अरेंजमेंट होता है किसका? एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का और आयंस का। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, जैसे कि मान के चलो कि अगर मैंने ये एटम्स बनाए, जैसे कि अगर मैं सॉलिड स्टेट बनाता हूं तो सॉलिड का मैंने ये एक एटम बनाया, एक एटम मैंने ये बनाया, एक मैंने एटम ये बनाया, तो इनसे मैंने एक अरेंजमेंट बनाया कुछ ऐसा। एक ऐसा अरेंजमेंट बनाया, किससे बनाया? एटम से मिलकर बनाया। तो ऐसा ही मुझे ये जो अरेंजमेंट है ये मुझे ऐसा ही मिलता चला जाएगा। देखो ये एक अरेंजमेंट था, मान लो चलो ये कोई सॉलिड स्टेट है, इसके यहाँ पे एटम्स लगे हुए हैं। तो आप देख रहे हो एटम्स का क्या है? एक डेफिनाइट अरेंजमेंट है। ये जो हेक्सागोनल शेप सी मुझे मिल रही है, ये पूरे जो भी जितना भी सॉलिड होगा सब में मुझे ये हेक्सागोनल शेप ही मिलेगी। ये मैंने एक एग्जांपल लिया है कि अगर इसके जो कॉर्नर्स पे एटम्स हैं तो एटम से एक शेप मिल रही है। अगर मान के चलो एटम से मुझे ये शेप मिल रही है, ये एक हेक्सागोन मिल रहा है, तो यही हेक्सागोन रिपीट होता चला जाएगा, रिपीट होता चला जाएगा। देखो रिपीट हो रहा है ना, ऊपर नीचे सब जगह यही जितना भी सॉलिड होगा सब में से यही अरेंजमेंट होगा, एक डेफिनाइट अरेंजमेंट होगा। ये एक डेफिनाइट अरेंजमेंट होगा। तो एक डेफिनाइट अरेंजमेंट होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का या फिर आयंस का। जो एटम्स होते हैं वो क्या बना देते हैं? एक डेफिनाइट शेप बना देते हैं और वही डेफिनाइट शेप पूरे सॉलिड में रिपीट होती चली जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में क्या होता है? डेफिनाइट अरेंजमेंट होता है एटम्स का। अगर मान के चलो कि एक अरेंजमेंट के अंदर 6 एटम आ रहे हैं, एक एटम यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, तो सभी एटम्स सब में बिल्कुल इसी जगह पे रहेंगे।
इस अगर हेक्सागोनल शेप में 6 ऐसे एटम्स हैं इन कॉर्नर्स पे, तो सब में ऐसे कॉर्नर्स पे ही होंगे, कोई भी अलग पैटर्न तुम्हें देखने को नहीं मिलेगा। पूरे सॉलिड में आपको ऐसा ही पैटर्न, पूरी जितनी भी बड़ी सॉलिड होगा सब में यही पैटर्न देखने को मिलेगा अगर ऐसा बन रहा है तो। एक डेफिनेट अरेंजमेंट होता है एटम्स का, मॉलिक्यूल्स का और आयंस का। किसमें? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। पहली पॉइंट क्लियर है? अच्छा, दूसरा अगर हम बात करें अमरफस सॉलिड में क्या होता है? अमरफस सॉलिड में यहीं पे अगर हम दूसरी तरफ बात कर ले अमरफस सॉलिड की, अमरफस सॉलिड में, अमरफस सॉलिड में इर्रेगुलर पैटर्न होता है। क्या होता है? इर्रेगुलर पैटर्न, इर्रेगुलर पैटर्न ऑफ एटम्स, आयंस या फिर मॉलिक्यूल्स। कोई फिक्स्ड पैटर्न नहीं होगा, इर्रेगुलर पैटर्न होगा। मान के चलो कोई एटम यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई यहाँ है, कोई कुछ भी अरेंजमेंट मिल सकता है। इनसे आप कोई भी शेप बना सकते हो ऐसी, कोई फिक्स शेप नहीं मिल सकती इनसे। कोई भी कुछ भी, कोई भी एटम कहीं भी मिल सकता है आपको, किसमें? अमरफस सॉलिड में। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में आपको एक डेफिनेट शेप मिलेगी, जबकि अमरफस सॉलिड में आपको कोई डेफिनेट शेप मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, ये आपने देखा, ये आपने देखा क्या होता है अमरफस सॉलिड और ये होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। अभी हम इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंस देखेंगे, बहुत सारे डिफरेंस, लेकिन मेन जो डिफरेंस है ना इनमें वो ये है एटम्स की अरेंजमेंट के बेसिस पे। इनमें फिक्स्ड अरेंजमेंट होती है, इनमें कोई भी इर्रेगुलर अरेंजमेंट पाई जा सकती है। ठीक है, मैं एक बार एग्जांपल और बता देते हैं और उसके बाद हम इनमें डिफरेंस देखेंगे बहुत सारे कि क्या क्या डिफरेंस है अमरफस सॉलिड में और क्रिस्टलाइन सॉलिड में। इसके मैं एग्जांपल बताऊं तो NaCl, सोडियम क्लोराइड, जो घर पे नमक होता है उसमें जो नमक में जो अरेंजमेंट है Na की और Cl की वो फिक्स है। ठीक है, NaCl और क्वार्ट्ज, ये आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड के। और अमरफस सॉलिड में एग्जांपल हो सकते हैं प्लास्टिक, प्लास्टिक और पेपर, कागज वगैरह, ये जितनी भी चीजें, रबर, ये सब क्या होती हैं? अमरफस सॉलिड होते हैं। ये ट्रू सॉलिड नहीं होते, ट्रू सॉलिड ये है। हम आगे बात करेंगे क्लास डिफरेंस में। अभी के लिए आप जनरल टर्म में अभी आप ये पॉइंट याद रखिए। तो क्लियर है बेसिक डिफरेंस। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। जैसा कि हमने अभी बताया, हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन अमरफस सॉलिड एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड। बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बोर्ड्स में और नीट वगैरह में भी कई सारे क्वेश्चन इस टॉपिक से ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले एक तरफ हमारे पास क्रिस्टलाइन सॉलिड है, एक तरफ अमरफस सॉलिड है, और एक तरफ हम प्रॉपर्टीज के बेसिस पे इनमें क्लासिफिकेशन देखेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है शेप। शेप, शेप मतलब आकार। अच्छा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में मैंने अभी कैसा शेप बताया, इनका जो शेप होगा, एटम्स का जो शेप होगा वो कैसा होगा? रेगुलर, एक रेगुलर पैटर्न, एक रेगुलर पैटर्न देखा जाएगा, है ना। वो कैसा भी पैटर्न हो सकता है, जैसे कि अभी हमने एग्जांपल लिया था कोई हेक्सागोनल शेप का है तो वो हेक्सागोनल रिपीट होता जाएगा, है ना। इसमें कैसा शेप होगा अमरफस सॉलिड में? इर्रेगुलर। इर्रेगुलर का मतलब है कोई कैसा भी एटम्स कहीं भी प्रेजेंट है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये तो अभी हमने देख लिया। दूसरा जो इसमें प्रॉपर्टी है वो है मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट या फिर बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट की हम बात करें तो
अगर कोई क्रिस्टलाइन सॉलिड है, मान के चलो कोई भी NaCl है या फिर जितने भी क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, फिक्स्ड होता है। फिक्स्ड का मतलब ये है कि अगर मान के चलो कि कोई भी सॉल्ट है, अगर वो फॉर एग्जांपल 200 डिग्री सेल्सियस पर बॉयल हो रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट 200 डिग्री सेल्सियस है, तो वो 200 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा। उसका मेल्टिंग पॉइंट कैसा होता है, बिल्कुल शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। अगर 200 की बात हुई है तो 200 डिग्री सेल्सियस पे वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो बॉयल हो जाएगा। लेकिन हमारे पास सॉलिड में ऐसा नहीं होता। अगर मान के चलो कभी वो 200 पे हो रहा है, कभी 195 पे, कभी 198 पे, कभी 202, कभी 205, तो कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट इनके पास नहीं होता। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कैसा होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होता है, जबकि इसका अनफिक्स्ड। कोई भी फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या फिर इनका अनफिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट होता है या बॉइलिंग पॉइंट होता है। ठीक है, बात क्लियर है। तीसरी जो प्रॉपर्टी है वो है क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब है कि अगर सॉलिड को काट दिया जाए, मान के चलो ये एक सॉलिड है, इसको अगर मैं बीच में से काट दूं तो कुछ नई सरफेस बनेगी। भाई कटने के बाद 2 नई सरफेस बनेंगी। वो सरफेस कैसी होंगी, तो क्रिस्टलाइन अगर वो सॉलिड है, मान के चलो अगर ये मार्कर क्रिस्टलाइन सॉलिड होता तो इसकी जो सरफेस बनती वो कैसी बनती, वो सरफेस कैसी बनती, स्मूथ मतलब बिल्कुल चिकनी सरफेस बनती। अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटते हैं किसी नाइफ से या चाकू से, अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड को काट दिया जाए तो जो नई सरफेस बनेगी वो कैसी बनेगी, बहुत ही स्मूथ बनेगी। और इसमें कैसी बनेगी, हमारे पास सॉलिड में इरेगुलर सरफेस, खुरदरी सरफेस मिलेगी हमें। जब हम चाकू से हमारे पास सॉलिड को काटेंगे तो खुरदरी सरफेस मिलेगी, और जब क्रिस्टलाइन सॉलिड को काटेंगे तो बहुत ही स्मूथ और चिकनी सरफेस हमें देखने को मिलेगी। अच्छा, नेक्स्ट जो डिफरेंस है वो है नेचर की बात करें तो जो हमारे क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं वो ट्रू सॉलिड होते हैं, ट्रू सॉलिड। और जो हमारे पास सॉलिड होते हैं वो हमारे स्यूडो सॉलिड भी बोलते हैं, स्यूडो सॉलिड या स्यूडो सॉलिड का मतलब फॉल्स सॉलिड। देखो ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज बिल्कुल जैसी सॉलिड की होती है, बिल्कुल ऐसी ही होती है। लेकिन जो हमारे पास सॉलिड होते हैं ये लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं। किसकी सी प्रॉपर्टी शो करते हैं, लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी। कैसे लिक्विड जैसी प्रॉपर्टी शो करते हैं, जैसे कि कांच ग्लास, जो कांच होता है वो क्या है, एक हमारे पास सॉलिड है। जब बिल्डिंगों के बाहर, कोई जो पुरानी बिल्डिंगें हो जाती हैं उनके बाहर जो खिड़कियों पे जो कांच लगे हुए होते हैं वो तुमने देखा होगा मिल्की होते हैं, व्हाइट कलर के अपीयरेंस के होते हैं, और नीचे से मोटे होंगे और ऊपर से पतले होंगे। जो बिल्डिंगें पुरानी हो जाती हैं उनमें ये देखा जाता है कि कांच जो लगे हुए होते हैं वो नीचे से मोटे होते हैं, थिक होते हैं, और ऊपर से पतले होते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि पहले जो वो कांच था, ग्लास था, उसका शेप बिल्कुल फिक्स था, बिल्कुल ऊपर नीचे बराबर था। लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया तो वो क्या हुआ, ऊपर से नीचे की तरफ बहना शुरू कर दिया। तो नीचे उसका जो साइज है वो थिक हो गया, ऊपर पतला हो गया। तो जो कांच वगैरह जो हमारे पास सॉलिड होते हैं वो क्या कर देते हैं, फ्लूइडिटी शो कर देते हैं। जबकि ये प्रॉपर्टी किसकी है, लिक्विड की। सॉलिड की प्रॉपर्टी फ्लोट करने की नहीं है, ये मैंने अभी पहले बताया था। कभी भी सॉलिड फ्लो नहीं करते। लेकिन हमारे पास सॉलिड कैसे होते हैं, ये फॉल्स सॉलिड है। स्यूडो का मतलब होता है, स्यूडो वर्ड का मतलब है फॉल्स। सॉलिड नहीं है, सॉलिड के नाम पे धब्बा है, फॉल्स सॉलिड है। ठीक है, हमारे पास सॉलिड ट्रू सॉलिड नहीं होते, जबकि ये ट्रू सॉलिड होते हैं। ये ट्रू सॉलिड क्यों नहीं है, फॉल्स सॉलिड है। क्यों, क्योंकि इनके पास फ्लूइडिटी होती है, कभी कभी ये फ्लो कर जाते हैं टाइम के साथ। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है ऑर्डर। ऑर्डर का मतलब है इनके अंदर कैसा होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर होगा, लॉन्ग रेंज ऑर्डर, और इसके अंदर शॉर्ट रेंज ऑर्डर। ये इसका क्या मतलब है,
लॉन्ग रेंज ऑर्डर का और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का। जैसे कि अभी मैंने बताया इनके अंदर एक डेफिनेट शेप है, मान के चलो ये एक शेप है, तो ये जो शेप है ये तुम्हें बहुत लंबी दूरी तक मिलेगी। ये जो शेप है ये तुम्हें एक बहुत लंबी दूरी तक मिलेगी, बहुत लंबी दूरी तक यही शेप आपको रिपीट होती जाएगी, लॉन्ग रेंज ऑर्डर है। जबकि हमारे पास सॉलिड में पैसे तो कोई शेप मिलती नहीं है, कोई शेप हमें देखने को एटम्स के बीच में मिलेगी नहीं। अगर बाय द वे मिल भी गई तो मिलने पे भी वो कैसी होगी, शॉर्ट रेंज होगी, मतलब सिर्फ थोड़ी दूर तक ही मिलेगी, उसके बाद हमें डिफरेंट पैटर्न मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसा बोला जाता है कि ये जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये लॉन्ग रेंज ऑर्डर होते हैं और जो अमरपाथ सॉलिड होते हैं वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर होते हैं। आई होप यहां तक क्लियर हो गया होगा, अभी तक डिफरेंस में कोई दिक्कत नहीं होगी। एक और है एनाइसोट्रॉपी की बात करें तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं ये एनाइसोट्रॉपिक होते हैं, एनाइसोट्रॉपिक, और ये आइसोट्रॉपिक होते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड की जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होंगी। जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो अलग अलग मीडियम में अलग अलग होगा, लेकिन अमरपाथ सॉलिड के जो भी जितनी भी प्रॉपर्टीज होंगी वो कहीं भी चले जाओ सेम ही होंगी। तो ये था मेन बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरपाथ सॉलिड। आई होप क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं दोबारा से देख लेते हैं। तो जो शेप है क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैसी होगी, रेगुलर पैटर्न है, इसके अंदर इरेगुलर है। मेल्टिंग पॉइंट बिल्कुल साफ मेल्टिंग पॉइंट है, अगर 120 की कह दिया तो 120 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो जाएगा, इसमें कोई फिक्स नहीं है। 120 की कह दिया 125 पे हो रहा है, 122 पे हो रहा है, 119 पे हो रहा है, कोई फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट नहीं है। क्लीवेज की प्रॉपर्टी की बात करें, जब चाकू से हम इसे काटेंगे तो जो सरफेस निकल के आएगी वो कैसी होगी, स्मूथ होगी। यहाँ पे जो सरफेस होगी वो कैसी होगी, खुरदरी होगी। नेचर की बात करें तो ये ट्रू सॉलिड होते हैं, है ना, और ये फॉल्स सॉलिड होते हैं। क्यों? क्योंकि इनके अंदर फ्लूइडिटी भी देखी गई है, इसीलिए इन्हें फॉल्स सॉलिड कहा जाता है। ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट की बात करें तो यहाँ पे लॉन्ग रेंज ऑर्डर है, जो भी हमें डेफिनेट शेप मिली है बहुत दूरी तक मिलेगी, बहुत लंबे टाइम तक मिलती रहेगी। लेकिन इसमें क्या है, या तो हमें कोई अरेंजमेंट मिलेगी नहीं, अगर मिल भी गई तो सिर्फ शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हमें देखने को मिलेगी। आइसोट्रॉपिक की बात करें तो इसमें ये एनाइसोट्रॉपिक और ये आइसोट्रॉपिक प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, इसकी डिफरेंट होती जाएंगी डायरेक्शन में, डिफरेंट डायरेक्शन में, और इसकी प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी हर डायरेक्शन के अंदर। तो ये था डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड अमरपाथ सॉलिड। आगे ये जो चैप्टर है वो डील करेगा सिर्फ क्रिस्टलाइन सॉलिड के साथ, अमरपाथ सॉलिड से इन्हें कोई मतलब नहीं है। आपको अमरपाथ सॉलिड के बारे में नहीं पढ़ना है, लेकिन डिफरेंस आपको याद होना चाहिए। एग्जांपल्स भी मैंने पहले लिखा दिए हैं, इसका क्वार्ट्ज और NaCl और इसका रबर प्लास्टिक, ये सब हो जाएगा, ठीक है। तो यहीं पे हम इस वीडियो को एंड करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे इसके क्या क्या क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, कोवैलेंट सॉलिड और एक हमारा मेटेलिक सॉलिड। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको अब भी इसमें कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई जरूर दूंगा। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।